नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री और आंध्र के मुख्यमंत्री के बीच वर्चुअल बैठक में किसान हितैषी निर्णय। आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः करेगा लागू। फैसले से 40 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा बीमा रूपी सुरक्षा कवच। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। कहा, केंद्र सरकार किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए कर रही है प्रयास। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निजी निवेश जरूरी। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड नाम से अधिकारियों के एक विशेष दल का गठन। यूरिया लीकेज के कारण हर साल 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का होता है घाटा। कालाबाजारी, जमाखोरी और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरक की आपूर्ति के खिलाफ भी स्क्वाड करेगा कार्रवाई। बिहार में मानसूनी वर्षा न होने के कारण धान, जूट और खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ रहा है असर। बिहार के कृषि मंत्री ने संभावित सूखे की संभावना से निपटने के लिए की समीक्षा बैठक। बिहार सरकार किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर देगी अनुदान। महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। असम में 1,514 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी डूबी हुई है पानी में। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से चर्चा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पुनः जुड़ने का निर्णय लिया है। तोमर ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा रूपी सुरक्षा कवच मिलेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के सुझाव अनुसार पीएमएफबीवाई को सरल व सुविधाजनक बनाया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसानों की स्थिति सुधारते हुए उन्हें समृद्ध बनाने और कृषि को उन्नत खेती के रूप में बदलने के लिए निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सहित देश भर के किसानों को उनकी आय आजीविका सुरक्षित करके सशक्त बनाने के लिए एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2020 में इस योजना को नया रूप देते हुए नई सुविधाओं जैसे सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक नामांकन, उपज अनुमान में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, जोखिम कवरेज चुनने के लिए राज्यों को विकल्प एवं प्रचालित जोखिम प्रोफाइल के अनुसार बीमा राशि का भुगतान, प्रशासनिक खर्चों के लिए 3% का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश में पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का खरीफ 2016 से खरीफ 2019 तक सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण के मौके पर कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने व कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निजी निवेश बढ़ाना भी आवश्यक है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का काम भी चल रहा है। एफपीओ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में छोटे छोटे किसान जुड़ेंगे तो खेती का रकबा बढ़ेगा, किसान नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, उत्पादकता अच्छी होगी व उत्पादन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसका फायदा ये भी होगा कि किसान उत्पादों के वाजिब दाम के लिए मोल भाव कर सकते हैं। तोमर ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि एफपीओ के माध्यम से किसान अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का ऋण आसानी से मिल सकता है, जिस पर ब्याज की छूट भी सरकार देगी और गारंटी उपलब्ध कराएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। तोमर ने कहा कि किसान कल्याण के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्ष से लगातार कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान भी किया है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अभी तक राज्यों से लगभग 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी मंजूर हो गए हैं, जो शीघ्र धरातल पर नजर आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से अधिकारियों के एक विशेष दल का गठन किया है। फ्लाइंग स्क्वाड यूरिया फर्टिलाइजर डायवर्जन में शामिल उर्वरक और संबंधित इकाइयों का औचक निरीक्षण करेंगे। स्क्वाड कालाबाजारी, जमाखोरी और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरक की आपूर्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। यूरिया लीकेज के कारण हर साल 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का घाटा होता है, जिससे किसानों के हितों का बड़ा नुकसान होता है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने राज्यों से उर्वरक के लीकेज और डायवर्जन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और पीएमपी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा है। सरकार के एक आकलन के मुताबिक हर साल 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया का लीकेज होता है। अकेले पिछले 2 महीने में फ्लाइंग स्क्वाड ने 100 करोड़ मूल्य के यूरिया के लीकेज को पकड़ा है। नीम कोटेड यूरिया का भी उद्योगों में हो रहा है इस्तेमाल। कुछ साल पहले सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले यूरिया के उद्योगों में होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए उसे नीम कोटेड करना शुरू किया था। इसके बावजूद यूरिया का उद्योगों में इस्तेमाल किया जा रहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार नीम कोटेड यूरिया भी अवैध तरीके से उद्योगों में जा रहा है। नीम कोटेड यूरिया को रसायनों से साफ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे कई मामले पकड़े गए हैं। जांच के दौरान ये पता लगाया गया है कि यूरिया इस्तेमाल हो रहा है वह पहले नीम कोटेड था। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में जा रहे अवैध रूप से नैनो यूरिया ले जाने पर भी मंत्रालय की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में मानसून का वितरण असामान्य रहने के कारण इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ रहा है। देश के 2 बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में किसान सूखे का सामना कर रहे हैं। खासकर बिहार राज्य में मानसूनी वर्षा नहीं होने के कारण धान, जूट तथा अन्य खरीफ फसलों की बुआई पर सीधा असर पड़ा है। राज्य में सूखे के कारण किसान एक तरफ फसल की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी तरफ बोई हुई फसलों को पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। इसी परिस्थिति को देखते हुए बिहार सरकार किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान देने जा रही है। बिहार के कृषि मंत्री ने बिहार में अनियमित मानसून की स्थिति में संभावित सूखे की संभावना से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि 11 जुलाई 2022 तक राज्य में सामान्य से 33% कम वर्षा हुई है, जिससे बिहार में सूखे की स्थिति बन गई है। किसानों को सूखे की स्थिति से बचाने के लिए उन्होंने निर्वात बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान एवं अन्य वैकल्पिक फसलों के बीच 100% अनुदान पर देने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है। राज्य के किसान सूखे की स्थिति में अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें, इसके लिए बिहार सरकार ने डीजल की खरीद पर अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने किसानों को धान का बिचड़ा एवं जूट की 2 सिंचाई के लिए 60 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुमानित 10 लीटर डीजल खरीद के लिए 600 रुपए प्रति सिंचाई अर्थात 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की 3 सिंचाई के लिए 600 रुपए प्रति सिंचाई की दर से 1800 रुपए अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए डीजल अनुदान योजना स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी। संस्थान ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के साथ समझौता कर 6 माह के भीतर इस केंद्र को चालू कर दिया। स्थापना के 5 साल बाद एक बार फिर कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ द्वितीय चरण की गतिविधि आरंभ करने के लिए अगले 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक समेत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा और मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संस्थान अगले 5 साल तक इस क्षेत्र में फसल के उत्पादन, बीज की गुणवत्ता के साथ साथ किसानों की मदद में सहयोग करेंगे।
मुंबई और महाराष्ट्र में आज भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिले के लिए रेड अलर्ट है। मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में रात भर धीमे धीमे होती रही बारिश ने सुबह से जोर पकड़ लिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण अंधेरी, सबवे, दादर सहित कई इलाकों में जल जमाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए नासिक, पालघर और पुणे जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण नासिक शहर में कल स्कूल और कॉलेज बंद रहे तथा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। पालघर के वसई इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई है। घरों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। अब तक 2 लोग हैं, जिसमें कई ग्रस्त हुए हैं। भारी बारिश के कारण जून महीने से लेकर अब तक महाराष्ट्र में 80 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। और उधर गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी वर्षा से प्रभावित नवसारी जिले का दौरा किया, साथ ही अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आश्रय गृह का दौरा कर प्रभावित नागरिकों से बातचीत भी की और नवसारी जिले में बारिश की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के पीड़ितों के साथ खड़ी है। बारिश की स्थिति को देखते हुए पूरा राज्य प्रशासन सतर्क है और नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 16 से 18 जुलाई सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य में बारिश की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि 9 जिलों में 2.92 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अभी कोई नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है और दिन के दौरान डूबने की कोई घटना नहीं हुई है। इस साल बाढ़ और भूस्खलन में 192 लोगों की मौत हुई है। असम में 1514 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। कुछ जिलों में कटाव से नुकसान की भी खबर है। 12 जुलाई से अब तक 19,000 से अधिक लोगों ने 83 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। वहीं गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राज्य में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। और तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना के कई भागों में वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। राज्य के कई भागों में 5 दिन से लगातार तेज वर्षा हो रही है। लगातार हो रही वर्षा ने खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और बुआई को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने कहा कि और 2 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है और महाराष्ट्र से आने वाली बाढ़ की भी चेतावनी दी है। श्री राम सागर परियोजना के अधिकारियों ने बाढ़ के 81,000 क्यूसेक पानी को छोड़ने के लिए 26 गेट खोल दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम जगतियाल जिले में छोटी नदी के एक द्वीप पर फंसे 9 किसानों को बचाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 3 जुलाई से स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की है। 17 सितंबर 2022 से ये अभियान संपन्न होगा, जिसमें देश में फैले 7500 किलोमीटर लंबे समुद्र तटों की सफाई की जाएगी। इसके लिए मंत्रालय तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। और जलवायु संरक्षण के और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। बात लहसुन के भाव की करें तो 12 जुलाई को लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 11 जुलाई को लहसुन का भाव रहा 3,000 रुपए। 12 जुलाई को उसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 3,500 रुपए पर जा पहुंचा।
वहीं राज्य के ही खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 जुलाई को लहसुन 3000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। 11 जुलाई को यहाँ लहसुन का भाव था 1700 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदों में 800 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2500 रुपए। कोटा मंडी में सोमवार को लहसुन का भाव रहा 1850 रुपए। मंगलवार को उसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1900 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 11 जुलाई को लहसुन का भाव था 3780 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 3800 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2020-21 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 11 जुलाई को कपास का भाव रहा 9,300 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदों में 300 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 9,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही जसदड़ मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 11 जुलाई को यहाँ कपास का भाव था 8,500 रुपए। 12 जुलाई को उसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़ककर 7,500 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 जुलाई को कपास का भाव था 10,500 रुपए। 12 जुलाई को उसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव 10,750 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठों की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 15 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठे रही थी। वही बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें खेती और अपनी फसलों का रखरखाव। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय हिस्सों में मक्का और तिल की बुआई कर लें। यहाँ टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई की जा सकती है। वहीं यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों में किसान धान की रोपाई जारी रखें, लेकिन मक्का की बुआई फिलहाल टाल दें। हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों में बैंगन की पकी फसल की तोड़ाई कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। राज्य के भाबर और तराई वाले इलाकों में मूंग और सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान गन्ना और मूंग के खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब के मध्य मैदानी हिस्सों में भी धान की रोपाई कर लें।
साथ ही टमाटर, खीरा और मिर्च की पकी फसल की तोड़ाई कर लें। राजस्थान के अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में मूंगफली, मूंग, सेम, तिल और बाजरे की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई भी कर सकते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी हिस्सों में उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और मोठ की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन की बुआई करें। यहाँ के मध्य नर्मदा घाटी वाले इलाकों में धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के पठारी हिस्सों में मक्का की बुआई करें। यहाँ मालवा के पठारी हिस्सों में फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार की जा सकती है। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी हिस्सों में मूंग की कटाई कर लें। इसके अलावा बिहार के उत्तरी इलाकों में अरहर की बुआई करें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाकों में मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी तैयार की जा सकती है। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बांस सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब आज की खास खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के गैर सरकारी निदेशकों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास पिछले शुक्रवार को बादल फटने की घटना के बाद जारी राहत और बचाव कार्य में लापता लोगों को खोजने का काम जारी है। इस क्रम में एनडीआरएफ अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। एक जगह एनडीआरएफ के डॉग ने संकेत दिया है कि पत्थरों के नीचे बॉडी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ है। 6415 तीर्थयात्रियों का ये जत्था दक्षिण कश्मीर जिले के नुनवान, पहलगाम और मध्य कश्मीर जिले के गांदरबल के बालटाल के आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। आम आदमी को जून में महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत मिली है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर जून में घटकर 7.01% हो गई है। मई में ये 7.04% थी। देश के औद्योगिक उत्पादन में मई महीने में
19.6% की वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन इस साल मई में 20.6% बढ़ा। अप्रैल में आईआईपी 7.1% पर था। मई महीने में खनन उत्पादन 10.9% और बिजली उत्पादन 23.5% बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य सरकारी कार्यक्रमों ने गरीबों एवं कमजोर तबके को मुद्रास्फीति की मार से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री ने कहा, वैश्विक महंगाई का भारतीय गरीबों पर असर न के बराबर पड़ा। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने वाला देश हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 199 करोड़ 11 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कल 9 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। वह अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव रहा है और मौतें सामान्य से अधिक है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।